नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। ईरान ने इजराइल पर किया हमला। इजराइल ने 99% ड्रोन्स और मिसाइल्स को किया खत्म। मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम से इजराइल ने किया सामना। हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस आज। एशिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज हिमाचल में 1948 में हुई थी हिमाचल की स्थापना। और खबरों में डॉक्सिंग, निजी सूचनाएं पब्लिक करते हैं डॉक्सर्स। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज होती हैं शिकायतें। आइए खबरों की शुरुआत करें। बीता रविवार दुनिया के लिए एक ऐसी खबर लेकर आया जिससे लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया है कि शायद हम तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर हैं। अब तक तमाम सोर्सेज के जरिए आपके पास ये खबर पहुंची गई होगी कि ईरान ने पहली बार इजराइल पर डायरेक्ट हमला किया। वहीं इजराइल ने ईरान के 99% ड्रोन्स और मिसाइल्स को हवा में ही खत्म कर दिया। हम बात करेंगे इजराइल के उस डिफेंस सिस्टम के बारे में जिससे वो ईरान के इस हमले का मुकाबला कर सका। साथ ही हम समझेंगे कि यूएन समेत दुनिया के देशों का इस पर क्या रुख है। साथ ही जानेंगे कि भारत समेत पूरी दुनिया पर हमले का क्या असर होगा। सबसे पहले जानते हैं कि अभी तक इजराइल के साथ प्रॉक्सी वॉर में उलझा हुआ ईरान अचानक से डायरेक्ट हमले पर उतरा क्यों। देखिए, पिछले साल अक्टूबर में हमास ने इजराइल पर अटैक किया था। इसके रिस्पांस में इजराइल गाजा में लगातार हमले कर रहा है। इसी कड़ी में इजराइल ने 1 अप्रैल 2024 को सीरिया में ईरान के दूतावास पर हमला किया था। इस हमले को ईरान ने अपनी संप्रभुता पर अटैक माना, जो कि है किसी दूसरे के देश में स्थित किसी कंट्री के एम्बेसी को टारगेट करना, उस कंट्री को चैलेंज करना ही है। अब इस हमले के रिस्पांस में ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है। ईरान ने कहा कि इस हमले को वियना कन्वेंशन के राइट टू डिफेंस के तहत किया गया है। यहां तक कि ईरान ने यह भी साफ किया कि हमले के कुछ घंटों पहले उसने यूएसए को इन्फॉर्म भी कर दिया था। यूएसए को इन्फॉर्म करना मतलब इजराइल को चेताना। इजराइल मिडिल ईस्ट में यूएसए का सबसे बड़ा सहयोगी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार बताते हैं कि यह हमला ईरान के अस्तित्व के लिए किया गया है। देखिए, मिडिल ईस्ट में ईरान सबसे ताकतवर देश बनने का दावा करता है। साथ ही ईरान की तत्कालीन सरकार के खिलाफ लोकल लेवल पर भी विद्रोह होते रहते हैं। अब अगर ईरान अपने एम्बेसी पर हुए हमले का भी जवाब नहीं दे पाता तो सबसे ताकतवर देश होने का टैग क्या ही होता। ईरानी हुक्मरानों को अपने देश के लोगों और दुनिया को यह साबित करना था कि मिडिल ईस्ट में ईरान कितना ताकतवर है। कई बार विदेशी धरती पर हमला उस देश को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ताकत की धमक मनवाने के लिए किया जाता है। इजराइल पर डायरेक्ट हमला करके ईरान ने यही साबित किया है। जब हम डायरेक्ट हमला कह रहे हैं तो मतलब है कि ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल पर अटैक किया और इसकी जिम्मेदारी भी ली। देखिए, इजराइल और ईरान की दुश्मनी ईरान में शुरू हुई इस्लामिक क्रांति के वक्त से ही है। इस दुश्मनी की शुरुआत हुई जब ईरान ने फिलिस्तीनियों का सपोर्ट करना शुरू किया। इस दुश्मनी को निभाने के लिए ईरान इजराइल के साथ प्रॉक्सी वॉर का खेल खेलता है। इस खेल के लिए ईरान ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तैयार किया है। इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में हमास, हिजबुल्लाह और हौती विद्रोही समूह शामिल हैं। इन ग्रुप्स को ईरान सपोर्ट करता है और ये अलग अलग देशों में बैठकर इजराइल पर अटैक करते हैं। हमास फिलिस्तीन में, हिजबुल्लाह लेबनान में और हौती यमन में बैठकर इजराइल को निशाना बनाते हैं। इन ग्रुप्स के जरिए होने वाले हमलों को ही प्रॉक्सी वॉर का नाम दिया जाता है। यमन स्थित हौती विद्रोहियों का समूह रेड सी में यूएसए और इजराइल के कमर्शियल शिप्स को निशाना बनाते हैं। एक बार हौती समूह का आधिकारिक स्लोगन देख लीजिए, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, अ कर्स अपॉन द ज्यूज। 14 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल से हमले किए, लेकिन इजराइल ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया कि उसने 99% ड्रोन्स और मिसाइल्स को हवा में ही खत्म कर दिया। दरअसल इजराइल एक स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम 3 डिफेंस सिस्टम्स पर बेस्ड है। इनमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम शामिल है। इजरायली डिफेंस सिस्टम का सेंटर पीस है आयरन डोम। इसे 2011 में सर्विस में लाया गया था। ये शॉर्ट रेंज के रॉकेट्स और तोपों को रोकने का काम करता है। इजरायली डिफेंस सिस्टम की मिडिल लेयर है डेविड स्लिंग। ये लेयर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स को रोकने का काम करती है। इसे 2017 में ऑपरेशनल किया गया है। इसके अलावा एरो 2 एंड 3 इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की टॉप लेयर फॉर्म करते हैं। ये पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर से हमला करने वाली मिसाइलों को टारगेट करता है। इस पूरे डिफेंस सिस्टम के बदौलत ही इजराइल ईरान के अटैक को 99% तक विफल कर पाया है।
अब जानते हैं दुनिया का रुख क्या है। इस हमले के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई। इस दौरान यूएन के सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गुटेरस ने साफ कहा कि दुनिया किसी भी नए युद्ध को अफोर्ड नहीं कर सकती। साथ ही दोनों देशों से तनाव को कम करने की बात कही गई है। यूएसए समेत दुनिया के तमाम देश भी इजराइल को रणनीतिक संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि अगर इजराइल इस हमले को रिटेलिएट करता है यानी बदला लेता है तो तनाव और बढ़ेगा और स्थिति और ज्यादा खराब होगी। इस हमले का भारत और दुनिया पर क्या असर होगा? देखिए, भारत के इजराइल और ईरान दोनों से ही अच्छे संबंध है। इजराइल के साथ एक समझौते के तहत भारत के कई वर्कर्स यहां ब्लू कॉलर जॉब करने के लिए गए हैं, तो ईरान के साथ भारत चाबहार पोर्ट परियोजना पर काम कर रहा है। भारत के लिए इजराइल और ईरान में बसे अपने नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करके इन दोनों देशों में नागरिकों को जाने से मना भी किया। इसके अलावा इस हमले से तेल की कीमतों में इजाफा होगा, जिसका असर दिखना शुरू भी हो गया है। तेल की बढ़ती कीमतें दुनिया भर में महंगाई को बढ़ाती हैं। इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर होगा। इस हमले का भविष्य क्या होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इजराइल कैसे रिएक्ट करता है। अगर इजराइल बदला लेने के लिए ईरान पर पलटवार करता है तो वाकई हम तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर हैं। अगर इजराइल ऐसा नहीं करता, जिसकी संभावना डिफेंस एक्सपर्ट्स के द्वारा जताई जा रही है, तो एक वक्त के बाद नॉर्मलसी एक्सपेक्ट की जा सकती है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने इजराइल और ईरान की दुश्मनी की जड़ें और गहरी कर दी हैं। चलिए आगे बढ़ें। मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त की हाउस पार्टी में बेफिक्र होकर डांस कर रहे थे। उसी दौरान किसी ने आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। अब हो सकता है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप या इंस्टा पर साझा करने में सहज हों, लेकिन अगर कोई इसी वीडियो को यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन या ऐसे ही किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा कर दे, अब इसमें दो प्रॉब्लम है। पहली, एक तो ये आपसे बिना पूछे रिकॉर्ड और साझा किया गया है। दूसरा, शायद आप इसे सिर्फ अपने करीबी दोस्तों के साथ ही साझा करने में सहज हों। आप तमाम दुनिया को अपना ये बेफिक्री भरा डांस नहीं दिखाना चाहते हो। सोशल मीडिया की भाषा में इसे ही डॉक्सिंग कहा जाता है। डॉक्सिंग में किसी व्यक्ति की निजी जानकारी को डिजिटली पब्लिक कर दिया जाता है। ये घटनाएं सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। डॉक्सर्स आमतौर पर लोगों की बेहद निजी जानकारी जैसे फोन नंबर, घर का पता, प्राइवेट ईमेल आईडी जैसी सूचनाओं को पब्लिकली साझा कर देते हैं। अब डॉक्सर्स को लोगों की निजी जानकारी कैसे हासिल होती है? हैकिंग या किसी अन्य जरिए से। जैसे किसी दोस्त ने अपने किसी जान पहचान वाले का वीडियो या फोटो साझा कर दिया, तो डॉक्सर्स उसे पब्लिक प्रॉपर्टी बना देंगे। कुल मिलाकर किसी व्यक्ति की निजी या सेमी प्राइवेट जानकारी या ऐसी कोई भी जानकारी जो वो पब्लिक न करना चाहे, उन जानकारियों को बिना उसकी परमिशन के पब्लिक में साझा कर देना ही डॉक्सिंग है। अब मान लीजिए किसी के साथ ये घटना घटित हो ही गई है, तो उन्हें क्या करना होगा? इसके लिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के तहत शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इस पोर्टल पर साइबर क्राइम से जुड़ी हर तरह की शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। ये पोर्टल भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। अब इसमें हर तरह की शिकायतों से मतलब है वे साइबर क्राइम से जुड़ी हों, यहां तक कि अगर साइबर क्राइम किसी विदेशी कंपनी या व्यक्ति के द्वारा किया गया है तो भी इस पोर्टल पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये तो घटना घटित होने के बाद की प्रक्रिया है। सरकार के स्तर पर प्रिवेंशन और रिस्पांस का काम भी किया जाता है। इसके लिए हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत सर्ट इन यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम काम करती है। यह संस्था भारत के साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाने के लिए काम करती है। इसका काम साइबर क्राइम की घटनाओं को रोकना और उन पर प्रतिक्रिया देना होता है। पंद्रह अप्रैल का दिन हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दरअसल हिमाचल प्रदेश का गठन स्वतंत्रता के बाद तकरीबन 30 रियासतों को मिलाकर 15 अप्रैल 1948 को किया गया था। हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 25 जनवरी 1971 को। आज हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर हम जानेंगे इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें। भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित हिमाचल प्रदेश अपनी सीमा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और चीन से साझा करता है। भौगोलिक तौर पर हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में स्थित है। आप जानते हैं कि एशिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली में है। चिचम ब्रिज के नाम से मशहूर ये ब्रिज हिमालय के 2 गांवों को जोड़ता है।
13,596 फीट की ऊंचाई पर बना यह ब्रिज चिचम और किब्बर नाम के गांवों को लिंक करता है। चिचम गांव के नाम पर ही इस ब्रिज का नाम रखा गया है। पहला हेरिटेज विलेज प्रागपुर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। साल 1997 में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इसे हेरिटेज विलेज का दर्जा दिया था। बताते हैं कि प्रागपुर गांव की स्थापना जासवन रॉयल फैमिली ने 16वीं शताब्दी में प्रिंसेस पराग देई के नाम पर ही की थी। इस गांव में कई सारी बिल्डिंग्स यूरोपियन स्टाइल में बनी हैं। प्रागपुर लोगों को पुराने यूरोपियन विलेज की याद दिलाता है। अगली बार आप जब भी हिमाचल प्रदेश की ट्रिप करेंगे तो बकेट लिस्ट में प्रागपुर को शामिल करना मत भूलिएगा। आप जानते हैं क्रिकेट का ओरिजिन जरूर इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट का मैदान हिमाचल प्रदेश में ही है। इसे चायल क्रिकेट ग्राउंड के नाम से जानते हैं। यह क्रिकेट का मैदान समुद्र से तकरीबन 8,018 फीट की ऊंचाई पर है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सोलन को मशरूम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। सोलन अपनी मशरूम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ICAR डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च हिमाचल के सोलन में ही स्थित है। साथ ही हिमाचल प्रदेश के किन्नौर को फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अब साल 2014 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर कीजिए। सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? किन्नौर सुपारी, मेवात आम, कोरोमंडल सोयाबीन। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे युग्म सही सुमेलित है या हैं? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1, 2 और 3 या फिर कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी। बीते 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती मनाई गई। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को तत्कालीन मध्य प्रांत के महू छावनी, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, महार जाति में हुआ था। BR अम्बेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। वे एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। बचपन में जातिगत व्यवस्था के चलते भेदभाव का सामना करने वाले डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। हिंदू कोड बिल पर मतभेद को लेकर उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। बाबा साहेब को भारतीय संविधान का पिता, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। वे संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर के साथ कई तरह के रिकॉर्ड जुड़े हुए हैं। वे विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। आप जानते हैं कि भारत के केंद्रीय बैंक का गठन डॉक्टर अंबेडकर के आइडिएशन पर ही किया गया है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर हुआ था। यह कमीशन भारत रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से आया था। बताते हैं कि इस कमीशन की सिफारिशें डॉक्टर अंबेडकर के आइडिया पर बेस्ड थीं। उन्होंने जीवन भर दलित और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाइयां लड़ी। हिंदू धर्म में मौजूद अस्पृश्यता के सिद्धांत से व्यथित होकर अक्टूबर 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को हुआ था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर हुआ था। इस दौरान हजारों की संख्या में अछूत कहे जाने वाले लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में सार्वजनिक तालाब चावदार में पानी पिया। साल 1920 में उन्होंने मूक नायक अखबार निकाला। उनकी कुछ प्रमुख किताबों में बुद्धा और कार्ल मार्क्स, द बुद्धा एंड हिज धम्म, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर द शूद्रास और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स शामिल हैं। इन किताबों के अलावा उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर अ वीजा के नाम से लिखी। उन्होंने 1930 से 1932 तक लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। 1932 में उन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इसमें वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाने के विचार को हटा दिया गया था। उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी की थी। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। माउंट एटना ज्वालामुखी से धुएं के लगभग गोल छल्ले निकलते देखे गए। यह एक दुर्लभ घटना है जिसे वॉर्टेक्स रिंग वोल्केनो कहते हैं। यह रिंग तब बनते हैं जब गैस मुख्य रूप से जलवाष्प के साथ क्रेटर के गोलाकार छिद्र के माध्यम से तेजी से निकलती है। इस तरह की घटना पहली बार 1724 में इटली के एटना और वेसुवियस में देखी गई थी। माउंट एटना की बात करें तो यह भूमध्य सागर में इटली के द्वीप सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित है और यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी और विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से एक है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ने मॉनिटरिंग परियोजना के नवीनतम आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के अनुसार भारत में 2000 से लेकर वर्तमान तक 2.33 मिलियन हेक्टेयर ट्री कवर एरिया नष्ट हो चुके हैं।
इस अवधि के दौरान ट्री कवर एरिया में आई कमी लगभग 6% के बराबर है। यदि हम ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की बात करें तो यह गैर लाभकारी संगठन वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी WRI की एक परियोजना है। यह उपग्रह डेटा और अन्य स्रोतों का उपयोग करके वास्तविक समय में वैश्विक वनों की निगरानी करता है तथा यह एक ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है। भारत ने 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस मनाया, जिसका उद्देश्य क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में खुद को ग्लोबल फ्रंटर रनर के रूप में स्थापित करना है। विश्व क्वांटम दिवस 65 से अधिक देशों के क्वांटम वैज्ञानिकों की एक पहल है। इसे मनाए जाने की शुरुआत 2022 में एक अंतर्राष्ट्रीय पहल के रूप में हुई थी तथा इसे जर्मन भौतिक वैज्ञानिक मैक्स प्लैंक की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने प्रकाश और ऊर्जा की क्वांटम प्रकृति को समझने के लिए आधार तैयार किया था। क्वांटम प्रौद्योगिकी की बात करें तो यह मुख्यतः क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर आधारित है, जो परमाणुओं और कणों के व्यवहार पर प्रकाश डालता है। यह फिजिक्स और इंजीनियरिंग का एक उभरता हुआ क्षेत्र है। भारतीय सेना ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने डिजाइन और डेवलप किया है। इसकी मारक क्षमता 2.5 किलोमीटर से ज्यादा की है। इस मिसाइल को कंधे पर रखकर दागा जा सकता है और इसे दिन तथा रात दोनों में ऑपरेट करने के लिए तैयार किया गया है। चलिए स्पोर्ट्स से जुड़ी कुछ खबरों पर नजर डाल लेते हैं। किर्गिस्तान के बिश्केक में चल रही एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत का अच्छा प्रदर्शन जारी है। इस चैंपियनशिप में भारत के अंजू और हर्षिता ने सिल्वर मेडल अपने नाम किए तथा मनीषा और अंतिम कुंडू ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। सर्वेश कुशारे ने कैलिफोर्निया में हाई जंप कंपटीशन जीता है। उन्होंने अजूसा पैसिफिक यूनिवर्सिटी में आयोजित ब्रायन क्ले इनविटेशनल 2024 का खिताब अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया में चल रही हॉकी टेस्ट सीरीज से भारत के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही। दरअसल 5वें मैच में भी भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा और ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज को 5-0 से अपने नाम कर लिया है। वहीं भारतीय महिला टेनिस टीम बिली जीन किंग कप प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही। उन्हें अपने आखिरी मैच में न्यूजीलैंड की टीम से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। यदि हम बिली जीन किंग कप की बात करें तो डेविस कप की तरह इसे हर साल अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत 1963 में की गई थी। यह महिलाओं के लिए खेल में विश्व की सबसे बड़ी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय टीम चैंपियनशिप है। इसमें 2023 में रिकॉर्ड 132 देशों ने हिस्सा लिया था। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम किस देश के डिफेंस सिस्टम का हिस्सा हैं? ईरान, इजराइल, USA या फिर रूस? अगला प्रश्न है, मशरूम सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलुरु को, सोलन को, शिमला को या फिर मंडी को? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, इसने श्रमिक संघ की गतिविधियों को नियंत्रित किया। सही जवाब है विकल्प सी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा ट्रिपेस्का पावर प्लांट किस देश में स्थित है? रूस, यूक्रेन, फिलीपींस या फिर जापान? सही जवाब है ऑप्शन बी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी देना है कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।